जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। हम आपको घटना चक्र की सीरीज बीपीएससी के लिए लेकर चल रहे हैं, जिसमें से आपका हमने पॉलिटी का सेक्शन पूरा फिनिश कर चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री का भी सेक्शन हमने ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा 69 बीपीएससी के लिए प्री के लिए क्लास चल रही है, जिसमें से एक घटना चक्र का जितने पूर्वावलोकन क्वेश्चन हैं वो हम करा रहे हैं। आपको घटना चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। आपका इसमें प्री में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकाल हिस्ट्री। अगर आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन था ये? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक बनाया था और लाहौर से पूरे भारत पर इसने अपना राज्य करना शुरू कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ही गुलाम वंश की नींव रखे गए थे, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या है? तो सबसे पहले बात करें अगर दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से लेकर 1526 तक चला था। कौन? दिल्ली सल्तनत। उसमें से आपका एक गुलाम वंश था। जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर आपका 1290 तक था। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, तो जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1210 से लेकर 1236 तक है। और मोहम्मद गोरी के टोटल 4 दास थे, जिसमें से आपका यालदौज था, यानी कि ताजुद्दीन यालदौज। इसको गजनी का प्रांत दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर दिल्ली अर्थात दिल्ली सल्तनत किसी ने स्थापना की थी। नसरुद्दीन कुबाचा को उच्च तथा मुल्तान का प्रांत दिया गया था। बख्तियारुद्दीन खिलजी को बंगाल का प्रांत दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। और मोहम्मद गोरी उसके बाद वापस लौट गया था भारत विजय के बाद। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो हमने क्या बताया अभी, लाहौर इसको प्रांत दिया गया, तो इसकी राजधानी क्या होगी? लाहौर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। क्या है ये? मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई गई थी। और इसने अपने युग का एक, और इसे क्या कहा जाता है? इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी दान करता था, लाखों का दान करने वाला था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। और इसको इसको कुरान खां की भी उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि ये कुरान इसको पूरी रटी हुई थी और सुरीली आवाज़ में कुरान को पढ़ता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? जो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया गया था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में स्टार्ट कराया गया था निर्माण इसका। और इसका जो पूरा हुआ था काम, ये इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो सर्वप्रथम प्रथम अख्ता अर्थात इक्ता है। इक्ता का मतलब क्या होता है? प्रांत होता है। तो सबसे पहले किसको प्रदान किया था भारत का? अर्थात लाहौर को प्रदान किया था और दिल्ली का। तो ये कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गोरी था, ये इसने 1191 तराइन का युद्ध लड़ा था। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें से मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन उसके 1 साल बाद फिर 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें से मोहम्मद गोरी की सेना विजय प्राप्त हुई और इसने यहीं से अपना दिल्ली और भारत के अंदर घुसने का इसको
वो मिल गया। और तभी इसने क्या किया था, अपने जो प्रांत जितने जीते थे उसने 4 हिस्सों में डिवाइड करके वापस लौट गया था ये। इसमें जो भारत और लाहौर का जो हिस्सा था, इसको किसको मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। ये कौन था, ये गुलाम, ये किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो अभी बताया हमने कौन था, बख्तियार खिलजी था। कौन था ये भी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। जो बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तहस नहस कर दिया था इसने। और इसके बाद इसने बंगाल की ओर बढ़ा और बंगाल में भी के आसपास पर आक्रमण किया और वहाँ पर भी तहस नहस कर दिया था। और जो बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, वो वहाँ से भाग निकला था, जिसके कारण राजा के अब्सेंस में उसने और भी काफ़ी विद्रोह और काफ़ी तौर पर इसने क्या किया था, तहस नहस किया था, जिससे कि राजा की अनुपस्थिति में जो नगर के लोग थे उन्होंने समर्पण कर दिए थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। किसका, बिहार में जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो किसने किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सॉरी किसके द्वारा किया गया था, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। अभी जस्ट ऊपर बताया था हमने, कौन था, जो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था, जला दिया था, तो कौन था, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। 1525 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। और तभी इसने क्या किया था, मलिक जानी को अपना बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, अर्थात थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। किसने ये किया था, ये बलवन ने किया था। ये दिया गया था किसके द्वारा, बलवन के द्वारा। और बलवन क्या रक्त और लौ की नीति भी अपना के रखा था। और बलवन के प्रमुख 2 सिद्धांत थे, जिसमें से क्या था, प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता और दूसरा क्या था, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये 2 उसके सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थे, तो कौन था वो, अभी जस्ट बताया हमने, वो बलवन था। बलवन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाए गए थे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो बर्नी ने किसके लिए कहा था, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहा था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित और क्या अनुचित है, लेकिन मैं राज्य की भलाई तथा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसे करने की आज्ञा देता हूँ, और अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा ये भी मैं नहीं जानता। ये उसने खुद बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुए थे, तो मंगोलों के विरुद्ध किसके मृत्यु थे, वो जफर खां था। जफर खां कौन था, अलाउद्दीन का एक सर्वश्रेष्ठ और साहसी सेनापति था, जिसके जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल प्रभावित हुए और वापस लौट गए थे। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था, जो उनके पति का नाम था वो राणा रतन सिंह था। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पद्मावती का, तो ये 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी ने
एक काव्य लिखा था, वो कौन था काव्य? पद्मावत था। इसके अनुसार जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी कौन थी? पद्मावती थी, अर्थात पद्मिनी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक पर आक्रमण किया था तो कौन था वो? उस टाइम रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष इलिचपुर की आय का भेजने का वादा किया था, लेकिन 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में उसने कर दिल्ली नहीं भेजा, जिसके फलस्वरूप 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर भेजा और आक्रमण किया, और राजा रामचंद्र देव पराजित हुए तथा आत्मसमर्पण कर दिए थे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुए थे? तो जो खालसा भूमि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अधिक विकसित हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन की एक राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना तथा निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और ये अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास ही है। और जिसका निर्माण कराया गया था 1311 में ही बन के तैयार हो गया था, जिसमें इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़े कमरा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था वो कौन था? एफएसटी का फिरोज शाह तुगलक था। कौन था ये? फिरोज शाह तुगलक था। और अगर बात की जाए तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो कहाँ से पूछा जाता है तुगलक वंश में? तो तुगलक वंश से सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टी हुई हैं। तो आपका गुलाम वंश हुआ है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का 1206 में गुलाम वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना की बात की जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और इसका प्रसिद्ध और जो फेमस राजा था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश में टोटल 9 राजा हुए हैं, जिसमें से आपका गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक है, लेकिन जो इसका फेमस यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद आता सैयद वंश आता है, और सैयद वंश का स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने किया था। और दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश है वो लोधी वंश है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन था? बकलोल लोधी। और बकलोल लोधी ने इसकी स्थापना कब की थी? 1451 में। और लोधी वंश में टोटल 3 राजा हुए हैं, जिसमें से आपका बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी हुए हैं। और इब्राहिम लोधी को ही हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा क्या था? ये एक फ्री का एक अस्पताल था जहाँ पर फ्री लोगों का इलाज होता था। अब मान लीजिए आज के टाइम पर जैसे सरकारी अस्पताल हो गए हैं, उस हिसाब से मान लीजिए एक खैराती अस्पताल था दारुल सफ़ा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो कौन था? कौन सा राजा वो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ये नॉर्मल लोगों सामान्य लोगों के लिए काफ़ी काम किया था, जिसमें से आपका नहरों का निर्माण हुआ, रोजगार के अवसर खोलना तथा रोजगार को उनके दक्षता या योग्यता के अनुसार उनको रोजगार देना। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे ज़्यादा गुलाम किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, क्योंकि ये दासों के बहुत शौकीन था, और इसके राज्य में लगभग दासों की संख्या 1,80,000 के पार पहुंच चुके थे, और इनके देखभाल के लिए इसने अलग
एक विभाग बनाया था। वो कौन सा विभाग था? दीवाने बंदगान था, एक विभाग बनाया था। और ये फिरोज शाह का यही शौक क्या है, राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च होता था इन पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो जो फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी प्रयास किए थे, जिसमें से इसने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 नए बागों का बाग लगवाया था और अलाउद्दीन के जो पुराने बाग हैं उनको फिर से लगवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराज सेकंड के टाइम पर भारत आया था। देवराव कौन थे? संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज सेकंड थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो किस वंश का हुआ था ये? सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था तैमूर वंश के बाद। तैमूर वंश ही तुगलक वंश था। तैमूर के आक्रमण कब किया था? 1398 तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था और 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश क्या हो गया था? अंत हो गया था। तभी खिज्र खान ने क्या कहते, सैयद वंश का स्थापना की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। कौन बसाया था? सिकंदर लोदी। और लोदी वंश की स्थापना की बात की जाए तो बहलोल लोदी ने सिकंदर वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसका पूछ रहा है? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर तथा बुक्का थे। हरिहर और बुक्का नाम के क्या थे? दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थे। और अगर बात की जाए संगम वंश की, उसके संगम वंश, तो संगम वंश में टोटल 4 वंश हुए थे, जिसमें से आपका पहले आता है संगम। तो संगम वंश की स्थापना अर्थात विजयनगर के किसने किए थे? हरिहर तथा बुक्का ने किए थे। सालू वंश, तो सालू वंश की स्थापना किसने की थे? तो सालू नरसिंह ने किया था। और तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने किया था। और आरवीडू वंश की तिरुमल ने किया था। ये संगम वंश के 4 वंश थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कर जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से गोवा किसने छीना था? हरिहर सेकंड ने छीना था। कौन से छीना था? हरिहर सेकंड ने छीना था। और हरिहर सेकंड के टाइम पर ही क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का विस्तार काफ़ी हुआ था और इसका पूरा श्रेय किसे दिया जाता है? हरिहर सेकंड को ही दिया जाता है। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय ही सिंहासन पर बैठा था और उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी और ये पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें से कुतुब शाह गोलकुंडा में क्या हुआ था? कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में बैठे तभी कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल तथा गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। इसका विजयनगर साम्राज्य के जो विजयनगर साम्राज्य था उसके और क्या क्या स्रोत थे आय के? तो आय के प्रमुख स्रोत थे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर तथा उद्योग आदि इस प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसमें से भूमि कर जो लिया जाता था वो उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था, जिसमें से जो भूमि कर उसे क्या कहा जाता था? शिष्ट या भूमि कर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का कहाँ अवशेष मिलते हैं? हम्पी में, जो कि करंट टाइम पर हम्पी विरूपाक्षा टेम्पल के लिए काफ़ी फेमस है, जो कर्नाटक में स्थित है। करंट टाइम पर कहाँ पर है?
हम्पी का टेम्पल या विरूपाक्षा टेम्पल, ये हम्पी में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज ये विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था, जिसे हम लोग आज डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो रक्षा विभाग क्या था, दीवाने अर्ज या आरिज था। और इसकी स्थापना किसने किया था, बलवन ने इसकी स्थापना की थी, किसके, दीवाने अर्ज के। शिवाजी की राजधानी कहाँ थे, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। और शिवाजी 1674 में शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था, और तभी इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थे। और जो इनका राज्य अभिषेक हुआ था वो बनारस के पंडितों के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था, वो आपका अलाउद्दीन हसन था। कौन था, अलाउद्दीन हसन था। इसका पूरा नाम क्या था, अलाउद्दीन बहमन शाह इसका नाम था। और इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रांतों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से पहला प्रांत था गुलबर्गा था, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बीदर तथा चौथा बरार था। इसने 4 पार्टों में क्या किया था, डिवीजन कर दिया था, और प्रत्येक प्रांत पर एक शासक बैठा दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थे। ये मराठाओं के भू राजस्व की प्रथा एक थे। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। जब भूमि पर कर्ज लगता था उसे क्या कहा जाता, खराज कहा जाता था, उस्र कहा जाता था, और मुक्तई कहा जाता। लेकिन जो आपका खुम्स था, ये जो लूटपाट यानी सैनिकों द्वारा लूट की जाती थी, ये उस जो जहाँ पर जीतते थे और सेनाओं के द्वारा लूट की जाती थी, लूट किया हुआ धन को क्या कहता था, उस पर जो कर लिया जाता था वो होता था खुम्स होता था। इसमें आपका खुम्स नहीं है और सभी हो जाएगा, 1, 3, 4 ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। किस सुल्तान ने जमीन फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, यानी सुल्तान था, जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया था। और इससे पूर्व भी बलवन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व की उपज का 1/3 दर से अधिक कभी नहीं लिए थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। कौन, शेख बहाउद्दीन जकारिया ये किस संप्रदाय के थे, ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। किसके, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। और देख ले कौन कौन संप्रदाय थे टोटल उस टाइम पे आपका चिश्ती संप्रदाय था, फिर दौसी संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय था, भागती आंदोलन उसी टाइम स्टार्ट हुआ था, मिडिल इंडिया यानी मिडिल हिस्ट्री टाइम पर, और वैष्णव आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, सूफी, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, सतारिया संप्रदाय, अलवार तथा नायनार, ये धर्म इसी टाइम के सब प्रमुख थे। जिसमें से अगर बात की जाए सोहरावर्दी संप्रदाय कौन थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। अर्थात 200, 250, 500 की इकाइयों में किसने डिवीजन किया था, तेज इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र इसने डिवीजन किया था। और इस्लाम शाह उत्तर भारत में लगभग 8 साल तक शासन किया था। जवाबित का संबंध किससे था, जवाबित का संबंध किससे था, ये राज्य कानून संबंधी था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जित्तल किन धातुओं के थे। तो टंका आपका चांदी का होता था,
शशगनी भी चांदी का होता था और जित्तल आपका तांबे का होता था अर्थात कापर का। और बात की जाए टंका और जित्तल का, इनका रेशियो की बात की जाए तो इनका जो रेशियो होता था टंका और जित्तल का वो 1:48 इनका रेशियो होता था। और सबसे पहले टंका और जित्तल की जो स्टार्ट किया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे अर्थात चालू किए गए थे। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले 12वीं शताब्दी से कागज का उपयोग स्टार्ट हुआ था। अगर बात की जाए कागज का आविष्कार के तो कागज का आविष्कार चाइना से स्टार्ट हुआ था और भारत में 12वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित करके रखा गया है जिसका शीर्षक है पंचरक्षा और ये सबसे प्राचीनतम कागज भारत में रखा गया है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, वो क्या विशेषता थी? जितने सभी भक्ति आंदोलन थे जो उनका उपदेश होता था वो लोकल भाषाओं में होता था अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं में ये अपना आंदोलन स्टार्ट करते थे। तो क्या हो जाएगा, उनकी वाणी उसी भाषा में लिखा जाता था जो भाषा उनकी क्या उनके भक्त समझते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया से अलाउद्दीन खिलजी सॉरी अला निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य भी देखा था जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे हैं किंतु किसी के दरबार में नहीं गया था। और निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि अगर मेरे मकान इसने कहा था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वार आएगा तो मैं दूसरे के द्वार बाहर चला जाऊंगा। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था जिन्होंने पद्मावत की रचना भी की थी। और मलिक मोहम्मद जैसी ने किसकी रचना की थी? तो अखरावट की रचना की थी, आखिरी कलाम की रचना की थी। और महत्वपूर्ण जिनका साहित्य है पद्मावत, इसकी भी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था 1554 में। पानीपत का युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर का मुख्य जीत का कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। ये बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1556 में दूसरा हुआ था युद्ध, वो बाबर तथा हेमू के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा गया है और ये बाबर के द्वारा है स्वयं ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। लेकिन मुगल की जो दरबार राजभाषा थी वो फारसी थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अब हम लोग आ गए कहाँ पर? मुगल साम्राज्य में आ गए। तो मुगल साम्राज्य में अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। और जो मेन मेन 6 शासक हुए थे, बाबर हुआ, उसका लड़का हुमायूं, देन उसका अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल साम्राज्य के मेन शासक माने जाते हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे राजा हुए हैं लेकिन उनका जो कंट्रोल था उतना कंट्रोल नहीं था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में पहली बार आक्रमण किया था चुनार पर। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा था जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर भी आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने
अपने पति के लिए क्या कराया था, मकबरे का निर्माण कराया था। और कब कराया था ये, 1564 में कराया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो और बात की जाए, 1526 में कब हुआ था ये, 1526 में युद्ध पानीपत का हुआ था, तो बता चुके आपको हमने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थे, तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, ये गुलबदन बेगम ने किया था। कौन किया था, गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन से इसने लड़ा था, तो इसने देवरा का युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध लड़ा था, और कन्नौज का और सरहिंद का युद्ध इसने लड़ा था। देवरा हो गया, चौसा हो गया, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। जिसने चौसा का युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध कब लड़ा था, 1539 में। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसने 1540 में युद्ध लड़ा था। कौन, हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। और जो सरहिंद का युद्ध हुआ था ये 1555 में, हुमायूं को खोया हुआ राज्य इससे इसी युद्ध से इसको वापस मिल जाता है, क्योंकि ये युद्ध, सरहिंद का युद्ध जीत जाता है ये। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाए थे, ये कौन था, ये सूरशाह सूरी था। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था तथा सिक्का भी चलवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ये बिहार के सासाराम में है। और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर अभियान के दौरान 1545 में हो गई थी। वहीं पर घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, हकीम खान थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह तथा आसम खां के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला कौन था, वो अकबर था। इसने सबसे पहले दास प्रथा समाप्त की थी 1562 में। उसके बाद 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और 1564 में इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो बंगाल और बिहार को इसने 1576 में मिला लिया था। कब मिलाया था, 1576 में मिलाया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो ये अकबर के टाइम पर क्या हुआ था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके टाइम पर, अकबर के टाइम पर। और अकबर 1556 में ये राजगद्दी पर बैठा था और सबसे लंबा टाइम इसी का था, किसका, अकबर का। 1605 तक इसने शासन किया था। कब तक, 1605 में। अगर अकबर के विजय अभियान की बात की जाए तो अकबर का जो विजय अभियान है उसमें से गोंडवाना विजय 1564 में अभियान किया था, चित्तौड़ विजय 1568 में किया था इसने, फिर कलिंजर का विजय 1570 में किया था, आमेर की संधि इसने 1562 में किया था, और मारवाड़ का विजय 1570 में किया था। उसके बाद इसने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था, 1576 में लड़ा था। उसके बाद असीरगढ़ का युद्ध 1601 में लड़ा था इसने। कौन, अकबर ने। आईने ए अकबरी क्या करा, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखे गए थे, तो आईने ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखे गए थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अगर अकबर के 9 टोटल 9 रत्नों की बात की जाए
तो नवरत्न में अकबर का बीरबल, बीरबल मंत्री था, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमायूं, मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के नवरत्न थे। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कौन कौन से नाम थे। बीरबल हो गया, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमीम और मुल्ला दो प्याजा, ये इसके 9 अकबर के नवरत्न थे। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये नूरजहां के द्वारा। इसने अपने पति के मृत्यु के बाद बनवाया था। 1622 से 1628 के बाद इसने निर्माण कराया था। और इसी मकबरे में सबसे पहले पित्रा डेवरा का उपयोग किया गया था, अर्थात पित्रा डेवरा शैली का प्रयोग किया गया था। पित्रा डेवरा क्या है? ये संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। पित्रा डेवरा निम्न से किससे संबंधित है? तभी मैंने बताया। क्या ये अर्ध कीमती या कीमती पत्थरों को जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया था? ये सबसे पहले इत्मादुद्दौला के मकबरे पर उपयोग किया गया था पित्रा डेवरा का। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है। तो बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? बटाई शब्द का अर्थ होता था ये लगान निर्धारण का एक तरीका था। क्या था ये? लगान निर्धारण का एक तरीका था ये। और ये शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण की 3 प्रणाली अपनाई थी, जिसमें से क्या था? मुक्ताई थे, दूसरा था नगदी अर्थ अथवा जब्ती थे, और तीसरा क्या थी? बटाई थी। बटाई भी 3 प्रकार के होते, जिसमें खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, 3 प्रकार की बटाई होती थी शेरशाह सूरी के टाइम पर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? सबसे पहले चित्रकारी के लिए कारखाने हुमायूं ने बनवाना स्टार्ट किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया था ये अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, और सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा था जिसमें अकबर ने करवाया था। और हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ और अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। किसके टाइम में? हुमायूं के पीरियड में स्टार्ट हुआ था और अकबर के शासनकाल में ये दास्तान ए अमीर हमजा कंप्लीट हुआ था। यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपियन पेंटिंग का सबसे पहले प्रवेश अकबर के टाइम पीरियड में हुआ था, क्योंकि इसी टाइम ही यूरोपियन अर्थात पुर्तगाली आना शुरू हुए थे इसके दरबार में। यानी कि मुगल साम्राज्य सबसे पहले अकबर के टाइम पर ही ज़्यादा बातचीत और आवाचलन स्टार्ट हुआ था, तभी ये चित्रकारी अर्थात पेंटिंग आदान प्रदान होना शुरू हुए थे। और अगर बात की जाए तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके काल को? जहांगीर के। और स्थापत्य कला की बात की जाए अर्थात आर्किटेक्चर के, शाहजहां काल को यानी शाहजहां काल के टाइम पीरियड को आर्किटेक्चर पीरियड का स्वर्ण युग कहा जाता है। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ये अकबर के कालीन चित्रकार थे। किसके? अकबर के चित्रकारी थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? तभी हमने बताया था शीर्ष बिंदु पर किसके टाइम पर थे? जहांगीर के टाइम पर जो चित्रकला थी वो सबसे शीर्ष टाइम पर थे। अगर बात की जाए मुगल शैली में, तो मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था, अर्थात अलग अलग द्वारा क्या बनाए जाते थे। और जहांगीर भी अपने आप में जहांगीर खुद भी एक अच्छा चित्रकार था और पेंटिंग को अच्छी तरह से पहचानता था वो। और इसी के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है?
मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका बारे में पूछ रहा जाप्ती प्रणाली। तो जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की एक उपज थी और ये एक भू राजस्व वसूल करने के एक प्रणाली थे जिसमें भू राजस्व वसूल किया जाता था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये किसने कहा था? ये विलियम फिंच ने कहा था। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पहले साहब 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक सेकंड थोड़ा रुकेगा। तो अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन सुल्तान था वो? तो सुल्तान जैनुल आबदीन था, जो कि कश्मीर का अकबर इसे कहा जाता है क्योंकि ये इसने भी अकबर की तरह ही धर्म सहिष्णु तथा सामाजिक कार्य के लिए काम किया था अकबर की तरह, और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद भी कराया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा तथा सिंह अस्पा की जो प्रथा है ये जहांगीर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। दो अस्पा क्या होता था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में इसमें 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के जो शाह थे और मुगल शासकों के बीच झगड़े का मुख्य रीजन था कांधार था। क्या था? कांधार। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच के संघर्ष के कारण था क्योंकि कांधार को अपने हाथों में मुगल भी रखना चाहते थे और ईरान के शासक भी अपने हाथों में इसको रखना चाहते थे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। तो दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया है। और शाहजहां के टाइम पीरियड को ही स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और बात किया तो शाहजहां ने और क्या क्या निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने दीवाने खास, क्या? दीवाने खास आगरा में, दीवाने आम आगरा में, शीश महल आगरा में, खास महल आगरा में, नगीना मस्जिद आगरा में, मच्छी भवन आगरा में तथा लाल किला और मोती मस्जिद लाल किला और जहानाबाद किला दिल्ली में निर्माण कराया था। और जामा मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास का भी दिल्ली में निर्माण कराया था। और जो सबसे फेमस इसका है क्या? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कहाँ कराया था? ये आगरा में कराया था। कौन? शाहजहां। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। और जो आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया था ये अपने बीबी की याद में इसने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो किसने कहा? ये A.L. श्रीवास्तव द्वारा कहा गया है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। और यह केवल कला में भी कौन सी? वास्तुकला के लिए माना जाता है, अर्थात आर्किटेक्चर के लिए। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा जिहाद चला गया था, जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। क्या था? दारुल इस्लाम था। और औरंगजेब का मानना था कि प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए और दूसरे शब्दों में गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वो इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था।
मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। तो मुहस्सिब कौन होता था? ये लोक आचरण अधिकारी होता था। यह आचरण का निरीक्षण एक विभाग था जिसका प्रधान होता था कौन? मुहस्सिब होता था। जिसमें प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा तथा मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास किसे इंगित करता है? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अंदोती भूमि होती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। और ये मयूर सिंहासन का निर्माण ये किसके द्वारा कराया गया था? ये शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और अंतिम शासक बैठने वाला मोहम्मद शाह था। लेकिन इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था और नादिर शाह ने मुगल सेना को क्या किया था? पराजित किया था। कब? 1739 में करनाल के युद्ध में। और तभी इसने क्या ले गया था? काफ़ी करोड़ रुपए ले गया था और सोने जवाहरात ले भी गया था। और सबसे प्रसिद्ध कोहनी और हीरा तथा मयूर सिंहासन ये ईरान अपने साथ ले गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसका? मिडिवल हिस्ट्री का। और ये हमारा घटना चक्र की सीरीज चल रही है किसके? बीपीएससी प्री के लिए, जो कि आपका बीपीएससी 69th प्री आपका लगा हुआ है सितंबर में। तो आपका लेस देन 90 डेज बचा हुआ है। तो आप लोग अब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको प्री में काफ़ी हेल्प मिलती रहे और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सीधा सीधा मैच करेंगे। तो घटना चक्र आपका काफ़ी फेमस बुक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन सीधा सीधा मैच कर जाते हैं, यूपी पीसेस हो या बिहार पीसेस हो। इसलिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। एक घटना चक्र की सीरीज है। अगर आपको बुक लेके भी पढ़ना है तो आप बुक भी खरीद सकते हो, उससे भी पढ़ते रहिएगा। और साथ में वीडियो देख लीजिए, आप जल्दी से आपका ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो कौन था वो? शाह आलम द्वितीय था। कौन था ये? शाह आलम द्वितीय था। तो हमारा यहीं पर मिडिवल हिस्ट्री क्या होती है फिनिश होती है। हमने एंशंट हिस्ट्री का सेक्शन ख़त्म कर चुका है, जिसमें आपके एंशंट हिस्ट्री के लगभग 150 क्वेश्चन थे और मिडिवल हिस्ट्री के लगभग आपके 80 क्वेश्चन हो गए। और हमारा पॉलिटी का भी सेक्शन ख़त्म हो चुका है, जिसमें आपका ये मान सकते हैं कि आपका 2 सेक्शन आपका लगभग ख़त्म हो चुका। अब हमारा अगला जो पार्ट होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा, अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास होगा, जिसमें से आपका बिहार पीसेस में आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। अगर इतिहास की बात की जाए बीपीएससी में, तो इतिहास से लगभग आपके 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं और 30-32 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। इसलिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग ज़रूर हमारे साथ आइएगा, बने रहिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 20 में से आपके अगर आप वीडियो देख लेंगे तो श्योर है कि 15 से 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आज हम यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है और क्लास को लाइक करिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।